हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी यहाँ पे अच्छा हूँ। सर आज हमारी क्लास जो है ये डायरेक्ट टैक्स अमेंडमेंट की हमारी 4th क्लास है। इस क्लास में हमारा एक चैप्टर बचा हुआ है जिसके अंदर हमें अमेंडमेंट करनी है, दैट इज पीजीबीपी। पीजीबीपी बोले तो प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। सर हालांकि ये चैप्टर इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे लेंथीएस्ट चैप्टर है। सेक्शन 28 से लेकर 44 इतना लंबे सेक्शन, इतने सारे सेक्शन इस चैप्टर के अंदर है। लेकिन अगर मैं अमेंडमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो अमेंडमेंट बहुत ही कम सेक्शंस में हुई है। तो बहुत ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है पीजीबीपी के चैप्टर में, बहुत कम अमेंडमेंट है। अब वो अमेंडमेंट क्या है मैं आपको समझाता हूं। पहली अमेंडमेंट पढ़ते हैं सर। पहली अमेंडमेंट, हायर डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार, मोटर बसेस, मोटर लॉरी एटसेट्रा। मैं आपको बताता हूं ये क्या चीज है, प्लीज ध्यान देना मेरे साथ। सर आपको याद होगा मोटर कार के कंटेक्स्ट में आपने क्या सीखा हुआ है। मोटर कार के कंटेक्स्ट में आपने क्या सीखा हुआ है। सर आपने देखा है मोटर कार अगर आप यूज करते हैं इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, अगर आप मोटर कार को हायर मतलब एज अ टैक्सी यूज करते हैं, अगर आपका बिजनेस है कि आपने कारें खरीद रखी और आपको टैक्सी चलाते हैं, आपका ये वाला बिजनेस है, टैक्सी के लिए यूज करते हैं मोटर कार को, तो सर इसका रेट आपने जो ऑलरेडी पढ़ रखा है ना वो है 30%, वो है 30%। दूसरा लिखा था अदर कार्स। हालांकि अदर कार से हमारा मतलब है कि आप कार को टैक्सी के लिए यूज नहीं करते, लेकिन ऑब्वियसली इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपनी कार को पर्सनल यूज करते हो, क्योंकि पर्सनल यूज किए गई कार का तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। तो इसका मतलब बनेगा कि आप मोटर कार को टैक्सी के लिए यूज तो नहीं करते, टैक्सी वाला बिजनेस तो नहीं कर रहे हो, लेकिन अपने खुद के बिजनेस के लिए मोटर कार को यूज कर रहे हो। जैसे सर मैं हूं, मेरे पास भी एक कार है, मैं उस कार को अपने ऑफिस जाने के लिए यूज करता हूं, अपने क्लाइंट से मिलने के लिए यूज करता हूं, अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज करता हूं, लेकिन वो टैक्सी नहीं है, उसकी कोई येलो प्लेट नहीं है, नॉर्मल कार है, मेरे यूज के लिए है, लेकिन मेरे बिजनेस यूज के लिए है। तो ऐसे में आपको कार का जो डेप्रिसिएशन मिलता है ना वो मिलता है 15%। तो सर ये जो मैंने अभी ब्लैक पेन से लिखा है ये वो है जो आप ऑलरेडी जानते हो, मतलब इस अमेंडमेंट को पढ़ने से पहले आपको आता है। मोटर कार का रेट या तो 15 होता है या 30 होता है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप मोटर कार का यूज कैसे कर रहे हैं। अगर बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं तो 15% है, और अगर आप उसे एज अ टैक्सी यूज कर रहे हैं तो 30% है। अब सर जो अमेंडमेंट है वो सुनिए सर। अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट जो है वो जो पहले वाले रेट है वो एज इट इज रहेंगे। अमेंडमेंट जो है वो पहले वाले रेट एज इट इज रहेंगे। उन्होंने क्या बोला कि अगर आप कोई कार को टैक्सी यूज करते हो तो रेट 30% है, लेकिन अगर अब आपने कोई मोटर कार एक्वायर की है ऑन और आफ्टर 23 अगस्त 2019 बट बिफोर 1 अप्रैल 2020, तो अगर आपने कोई मोटर कार जिसे आप टैक्सी यूज करते हो, देखो मैंने लाइन लगा दी है, टैक्सी वाली गाड़ी के लिए मैं ऊपर लिख रहा हूं, अदर कार के लिए मैं नीचे लिखूंगा। अगर कोई मोटर कार जिसे आप टैक्सी की तरह यूज करते हो, अगर आपने उसे एक्वायर किया है ऑन और आफ्टर 23 अगस्त 2019 बट बिफोर 1 अप्रैल 2020, मैं लिख देता हूं एक्वायर एंड पुट टू यूज भी होना चाहिए। आपको उस कार को 1 अप्रैल 2020 से पहले पहले पुट टू यूज भी करना है। तो इनकम टैक्स कहता है हम आपको डेप्रिसिएशन ज्यादा देंगे, 30% की जगह 45% का डेप्रिसिएशन देंगे। यस सर, दिस इज द अमेंडमेंट, दिस इज द अमेंडमेंट। बेसिकली कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए, कुछ थोड़े टाइम के लिए डिपार्टमेंट चाहता है कि आप कारें ज्यादा खरीदें, कारें ज्यादा खरीदें, हम आपको डेप्रिसिएशन ज्यादा दे देंगे। देखो डेप्रिसिएशन ज्यादा देने से क्या होगा, लोग कार, जिसको कार खरीदनी है मान लो, वो सोचेगा फिर मैं इसी पीरियड में खरीद लेता हूं, क्योंकि डेप्रिसिएशन का रेट जो है वो 30 की जगह 45 मिल जाएगा। सेम बात यहां भी लिखी है, एक्वायर अगर आप करते हैं ऑन और आफ्टर 23 अगस्त 2019 बट बिफोर 1 अप्रैल 2020, तो यहां रेट उन्होंने कर दिया 30%, मतलब एक्वायर एंड पुट टू यूज, सेम बात है, एक्वायर एंड पुट टू यूज। तो अगर कोई कार आप खरीद रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, कार खरीद रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, टैक्सी के लिए नहीं, तो जो रेट 15 था आपको 30% दे देंगे, लेकिन आपने वो कार परचेज एंड पुट टू यूज इसी पीरियड के बीच में की होनी चाहिए। और अगर आप टैक्सी पर्पज के लिए कोई कार एक्वायर एंड पुट टू यूज करते हैं इसी पीरियड के बीच में, तो आपको रेट 30 की जगह हम 45% दे देंगे।
सर सिंपल सी बात है, ऐसा क्यों हुआ उसका लॉजिक समझिए। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में प्रॉब्लम थी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की सेल कम होती जा रही थी, कारों की सेल घटती जा रही थी, जिससे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चिंतित हुई जा रही थी। उन्होंने बहुत सारे इंप्लॉइज को निकाल भी दिया था, शायद आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर वगैरह में कि बहुत सारे इंप्लॉइज को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वालों ने निकाल दिया है कि भाई हमारे पास जॉब नहीं है, जब कारें ही नहीं बिक रही तो हम आपको किस बात की जॉब दें। ऐसे में गवर्नमेंट टेंशन में आ गई कि भाई ऐसा हुआ तो उन इंप्लॉय बेचारों का क्या होगा। गवर्नमेंट ने लोगों को कार खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया। कैसे? बाय गिविंग हायर डेप्रिसिएशन। गवर्नमेंट ने कहा अगर आप 23 अगस्त 2019 या उसके बाद, लेकिन 1 अप्रैल 2020 से पहले अगर कोई कार खरीदते हैं तो हम आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन थोड़ा ज्यादा देंगे। कितना ज्यादा देंगे? सर अगर आप टैक्सी के लिए यूज करेंगे तो पहले आपको 30 मिल रहा था, अब हम आपको 45% दे देंगे। पहले आपको नॉर्मल बिजनेस में यूज करने के लिए 15 मिल रहा था, अब हम आपको 30% दे देंगे। तो सर ये अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट नंबर 1 मैंने आपको कवर कर दी है। मैं आपको अपने नोट से दिखा देता हूं सर। देखिए सर ये टेक्स्ट है, अगर आप टेक्स्ट पूछ रहे हो तो ये वाले 2 हैं। मोटर कार कह रहा है मोटर कार एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 23rd डे ऑफ अगस्त 2019। आपने मोटर कार परचेज की है अगर 23rd अगस्त 2019 बट बिफोर द 1st डे ऑफ अप्रैल 2020 एंड इज पुट टू यूज बिफोर द 1st डे ऑफ अप्रैल 2020। 1 अप्रैल से पहले यूज कर लेना। अगर ये कार आपने जो परचेज की है इस टाइम पीरियड में, ये वो वाली कार है जो अदर देन दोज है यूज्ड इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर। टैक्सी वाली नहीं है, टैक्सी के अलावा वाली है। तो आपका डेप्रिसिएशन का रेट इस पर्टिकुलर पीरियड में खरीदी हुई कार के लिए 30% रहेगा। इस पर्टिकुलर पीरियड में खरीदी हुई कार के लिए आपका डेप्रिसिएशन का रेट 30 रहेगा। नॉर्मली इसका 15 होता है। दूसरे किसे बोलते हैं? मोटर कार, मोटर लॉरी, मोटर टैक्सी। अगर आप रनिंग देम ऑन हायर के लिए यूज करते हैं, रनिंग देम ऑन हायर, और वही टाइम पीरियड में खरीदते हैं जो आपको ऊपर बताया गया है 23 अगस्त 2019 बट 1 अप्रैल 2020 से पहले, और पुट टू यूज भी कर लेते हैं 1 अप्रैल 2020 से पहले, तो डेप्रिसिएशन का रेट 45% कर दिया जाएगा, जो कि पहले 30 था। अभी भी है वो रेट अभी भी है, क्योंकि जो कारें आप इनके बाद इस पीरियड के बाद खरीदेंगे या पहले खरीदी होंगी वो तो अभी भी वही चलेगा, वो तो अभी भी चलेगा। चलो एक चीज दिखाऊंगा मजेदार, आ जाओ। मान लो एक बंदे ने 1 अगस्त 2019 को कार खरीदी है और उसी बंदे ने एक कार उसने 31 अगस्त 2019 को खरीदी है। दोनों कारें वो अपने बिजनेस यूज के लिए कर रहा है, बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा है। हाँ, टैक्सी नहीं है, अदर देन टैक्सी। तो सर ये वाली जो कार उसने खरीदी है ना, इस कार के ऊपर जो उसका डेप्रिसिएशन का रेट मिलेगा वो 15% मिलेगा, और ये वाली जो कार खरीदी है इसके ऊपर उसे डेप्रिसिएशन का रेट 30% मिलेगा। हालांकि उसने सेम प्रीवियस ईयर में 2 कारें खरीदी है, लेकिन एक पर रेट 15 मिलेगा, एक पर रेट 30, क्योंकि प्रीवियस ईयर के साथ साथ यहां यह भी इंपॉर्टेंट है कि 23 अगस्त 2019 या उसके बाद खरीदी गई कारों पर ही यह बेनिफिट मिलेगा। मतलब जब ये साल शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2019 को, तब ये बेनिफिट नहीं था। अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक ये बेनिफिट नहीं था। अगस्त में 23rd से ये बेनिफिट दिया है, तो उस पीरियड से पहले वाली कारों पर ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, उस पीरियड या उसके बाद वाली कारों पर ये बेनिफिट मिलेगा। सर बताइए सर आपको क्लियर हुआ है नहीं हुआ? सर बिल्कुल हो गया सर। पीजीबीपी का पहला अमेंडमेंट बिल्कुल क्लियर। ये मैंने डायग्राम बनाया है, डायग्राम आप देख लेना सर, बिल्कुल क्लियर कट समझ में आएगा वो डायग्राम। यस सर, एक अमेंडमेंट कर ली है हमने पीजीबीपी चैप्टर की, मोटर कार वाली। दूसरी अमेंडमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सर दूसरी अमेंडमेंट है सेक्शन 43 कैपिटल बी, सर्टन एक्सपेंडिचर अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस। मैं आपको कुछ बातें याद दिलवाता हूं, आप मेरी बात ध्यान से सुनना। सर आपने सेक्शन 43 कैपिटल बी पढ़ा हुआ है? बताइए ना। अब आप अमेंडमेंट सीखने जा रहे हो तो क्या आपने सेक्शन 43 कैपिटल बी पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ? सर थोड़ा बता दो, आप याद आ जाएगा तो मैं बता देता हूं, वो कोई दिक्कत नहीं है। आपको सेक्शन 43 कैपिटल बी के बारे में थोड़ी सी बातें मैं याद दिलवा देता हूं। सर सेक्शन 43 कैपिटल बी में लिखा था कि हम नीचे कुछ एक्सपेंडिचर लिखने जा रहे हैं, हम नीचे एक लिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर लिखने जा रहे हैं। प्लीज ध्यान देना, इन एक्सपेंडिचर की डिडक्शन ओनली ऑन पेमेंट बेसिस पर ही मिलेगी। आप जानते हैं पीजीबीपी चैप्टर का जो जनरल रूल है वो ये है
कि असेसी जिस बेस पर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है उसी बेस के अकॉर्डिंग उसकी इनकम को टैक्स किया जाता है और उसके एक्सपेंडिचर को अलाउ किया जाता है। साधारण भाषा में बोलूं तो जो लोग मर्केंटाइल बेस पर अपनी बुक्स बनाते हैं उनकी इनकम ड्यू बेसिस पे माने जाते हैं और खर्चे भी ड्यू बेसिस पर अलाउ किए जाते हैं। जो लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिसिप्ट बेसिस पे बनाते हैं, पेड बेसिस पे बनाते हैं, उनकी इनकम भी तब मानी जाती है जब उनको इनकम मिल जाती है, खर्चे भी तब अलाउ किए जाते हैं जब वो एक्सपेंडिचर की पेमेंट कर देते हैं। लेकिन 43 कैपिटल बी अपने आप में एक शक्तिशाली सेक्शन है। ये कहता है रुकिए, आपके बेस जो था ना वो गया भाड़ में। मेरी बात सुनो, जिन खर्चों के नाम मैं लिखने वाला हूं उन खर्चों को ध्यान में रख लो। ये खर्चों की डिडक्शन आपको सिर्फ पेड बेसिस पर मिलेगी, पेड बेसिस के अलावा नहीं मिलेगी। चाहे आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पेड बेसिस पे बनाओ और चाहे आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट ड्यू बेसिस पे बनाओ। हालांकि उसमें काफी सारे खर्चों का नाम है, मेरे ख्याल में ABCDEFGH पॉइंट तक है, जहां तक मुझे ध्यान है इतने पॉइंट उसके अंदर है। ओके, लेकिन उसमें एक छोटी सी रिलैक्सेशन भी दी गई। मैं आपको 43 भी थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं, उसमें एक रिलैक्सेशन भी दी गई। जैसे मान लीजिए प्रीवियस ईयर 19-20 का खर्चा है तो आपको डिडक्शन तभी मिलेगी जब अगर 19-20 के खर्चे की 19-20 में डिडक्शन तभी मिलेगी अगर आप उसकी पेमेंट भी 19-20 में करेंगे। थोड़ी सी रिलैक्सेशन डिपार्टमेंट ने दी थी कि चलो ठीक है, आप ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक भी अगर पेमेंट कर देंगे तो भी हम आपको 19-20 में ही डिडक्शन दे देंगे। मतलब अगर आपका कोई खर्चा 19-20 का है तो आपको 19-20 का जो असेसमेंट ईयर 20-21 आएगा उसमें जो ड्यू डेट आएगी टैक्स भरने की या रिटर्न फाइल करने की, वहां तक भी अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो भी हम आपको 19-20 के ईयर में ही डिडक्शन दे देंगे। आई होप यहां तक क्लियर है। सर मैंने 43 कैपिटल बी थोड़ा रिवाइज करवा दिया। इसमें कौन कौन से खर्चे आते थे वो भी थोड़ा बता देता हूं। जैसे कोई टैक्स है, म्युनिसिपल टैक्स है, कोई सेस, कोई टैक्स है, सेस है, कोई फीस है जो आपने गवर्नमेंट को पे की है तो वो आता था। जैसे कोई आपने रेलवे की एसेट यूज की है उसके बदले कोई आपने पेमेंट की है तो वो आती थी। इंटरेस्ट अगर आपने कोई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या शेड्यूल्ड बैंक को पे किया है वो आता था। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ वेलफेयर फंड एक्सेट्रा वो आता था। एक लिस्ट थी, 5-6-7 एक्सपेंडिचर की एक लिस्ट थी। 43B में अमेंडमेंट क्या है? 43B में अमेंडमेंट है, उस लिस्ट में एक और एक्सपेंडिचर ऐड कर दिया गया है। उस लिस्ट में एक और एक्सपेंडिचर ऐड कर दिया गया है जिसकी डिडक्शन आपको पेड बेसिस पर ही मिलेगी। तो सर वो एक्सपेंडिचर कौन सा है, आइए मैं आपको बता देता हूं। सर एक क्लॉज DA शामिल कर दी गई है डी के बाद 43 कैपिटल बी में। एनी सम पेबल बाय द असेसी, हालांकि वर्ड पेबल लिखा है पर आपको पता है डिडक्शन तभी मिलेगी जब आप एक्चुअली पेड करेंगे। एनी सम पेबल बाय द असेसी एज इंटरेस्ट ऑन एनी लोन, एज इंटरेस्ट ऑन एनी लोन। मतलब आपने कोई लोन लिया है और बदले में आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। सर लोन की तो ऑलरेडी 2 पॉइंट है तो तीसरा हो गया। लोन के तो 43 कैपिटल बी में ऑलरेडी 2 पॉइंट है, अगर आपको याद हो, ये तीसरा हो गया। अगर असेसी ने कोई इंटरेस्ट पे किया है लोन पर या बोरोइंग पर, और ये लोन असेसी ने कहां से लिया है? डिपॉजिट टेकिंग NBFC से या सिस्टमैटिकली इंपोर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC से, in accordance with the terms and conditions of the agreement governing such loan or borrowing। सर अगर आप इनकम टैक्स एक्ट उठाएंगे, अगर आप बेयर एक्ट उठाएंगे तो आपको बस यही टेक्स्ट नया मिलेगा, यही अमेंडमेंट है। हां 3 एक्सप्लेनेशन भी इसके अंदर डाली गई है वो भी बताऊंगा, लेकिन मेन यही है, इसी से आपको निकालना है। सर सबसे पहले बता दूं, ये कह रहा है कि अगर आपने किसी डिपॉजिट टेकिंग NBFC से लोन लिया है, डिपॉजिट टेकिंग NBFC, और या फिर आपने लिया है सिस्टमैटिकली इंपोर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC। ये क्या है? NBFC नाम तो मैंने सुना हुआ है, लेकिन डिपॉजिट टेकिंग NBFC क्या होता है? सिस्टमैटिकली इंपोर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC क्या होता है? आइए मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं। ये चार्ट मैंने बनाया हुआ है, दिस विल हेल्प यू। सर पहली बात तो NBFC समझते हो आप? यस सर, NBFC हम समझते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, बिल्कुल सही है। सर एक बात बताओ, बैंक जनरली आपसे डिपॉजिट लेता है नहीं लेता? प्लीज मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर आपको समझना तो फिर ध्यान सुन लो। बैंक आपसे जनरली डिपॉजिट लेता है या नहीं लेता? हां सर बैंक डिपॉजिट लेता है। सर नो, NBFC जनरली डिपॉजिट नहीं लेते हैं।
एनबीएफसी लोन देते हैं, जनरली डिपॉजिट नहीं लेते हैं। इज इट क्लियर? हाँ सर ठीक है। तो जो एनबीएफसी बैंक्स हैं वो डिपॉजिट लेते हैं, लेकिन एनबीएफसी जनरली डिपॉजिट नहीं लेते हैं। आई होप इट इज क्लियर। सर एनबीएफसी में ना दो तरह का होता है, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। कुछ एनबीएफसी जो थोड़ा बहुत डिपॉजिट लेते भी हैं, जनरली नहीं लेते हैं, या सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। सुनो, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी क्या होते हैं? मींस वो एनबीएफसी विच इज एक्सेप्टिंग और होल्डिंग पब्लिक डिपॉजिट एंड इज रजिस्टर्ड विद आरबीआई। एंड इज रजिस्टर्ड विद आरबीआई तो होना ही चाहिए। कोई भी एनबीएफसी जब बनती है तो पहले रजिस्टर्ड विद आरबीआई तो होती है। तो एनबीएफसी में एक होता है डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, मतलब वो एनबीएफसी जो एक्सेप्ट करती है, होल्ड करती है पब्लिक डिपॉजिट। सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी का मतलब वो एनबीएफसी जो पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट या होल्ड नहीं करती है। और ये वो एनबीएफसी होती है जिसकी टोटल एसेट नॉट लेस देन 500 करोड़ रुपीज है एज पर द लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड इट इज रजिस्टर्ड विद आरबीआई। सर ये दोनों बातें मैंने आपको क्यों बताई? सो दैट आपको पॉइंट की क्लैरिटी आ जाए। पॉइंट क्या है? अगर आपने इंटरेस्ट पे किया है, किसके बदले में? लोन लिया था अपना। लोन किससे लिया था? ये बात भूल जाओगे आप, एग्जाम में ये बात भूल जाओगे आपने लोन किससे लिया था, लेकिन अब नहीं भूलोगे। आप बोलोगे लोन लिया था या तो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी से या सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी से। बिल्कुल सर, ये दो बातें याद रहे आपको कि आपने लोन किससे लिया था, इसीलिए मैंने एनबीएफसी को कैटेगराइज किया है और आपको क्लियर किया है। हालांकि ये दोनों मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखे कि इनका मतलब ये होता है, लोन है एक्सप्लेनेशन में डाला हुआ है, दिखा दूंगा। अब इसको समझिए सर, अगर आप कोई इंटरेस्ट पे करते हैं पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को, तो ये पॉइंट ऑलरेडी 43 कैपिटल बी में है, जहां लिखा कि अगर आप इंटरेस्ट पे करते हैं किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को, तो आपको डिडक्शन 43 कैपिटल बी के अकॉर्डिंग मिलेगी, यानी ओनली ऑन पेड बेसिस मिलेगी। ओनली ऑन पेड बेसिस मिलेगी। हाँ ठीक है सर, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। सर अगर आप इंटरेस्ट पे करते हैं किसी स्केड्यूल्ड बैंक को या किसी कोऑपरेटिव बैंक को, तो भी आपको डिडक्शन 43 कैपिटल बी के अकॉर्डिंग मिलेगी, ओनली ऑन पेड बेसिस मिलेगी। ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ है, ये कोई नया पॉइंट नहीं है। हाँ, लास्ट ईयर में ये अमेंडमेंट भी आई थी कि अदर देन प्राइमरी एग्रीकल्चरल और प्राइमरी एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, अगर इनसे लोन लिया तो 43 बी कैपिटल में कवर्ड नहीं है। 43 बी में कब कवर्ड है? अगर आपने लोन लिया किसी स्केड्यूल्ड बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से, बट अगर आपने लोन किसी प्राइमरी एग्रीकल्चरल या प्राइमरी एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक से लिया तो फिर कवर्ड नहीं है। अब ये पॉइंट नया ऐड हुआ है, एडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2019, ये नया ऐड हुआ है जिसमें लिखा है अगर आपने इंटरेस्ट पे किया है किसी डिपॉजिट टेकिंग नॉन एनबीएफसी या सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, तो या तो आपने किसी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी को इंटरेस्ट पे किया है या आपने किसी सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी को इंटरेस्ट पे किया है, तो फिर आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन ओनली ऑन पेड बेसिस पर ही मिलेगी। सर बताइए सर, 43 कैपिटल बी में जो नया पॉइंट ऐड हुआ है, दैट इज क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। इसमें 3 एक्सप्लेनेशन ऐड है। हाँ जी, अब ये 3 एक्सप्लेनेशन दे रखी है। ये फर्स्ट एक्सप्लेनेशन जो है ना, ये आप काट सकते हो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। एक्सप्लेनेशन नंबर 2, फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन 3CA, ये इंपॉर्टेंट है। सर इस एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है मैं आपको बता दूं, ये आप पहले से भी जानते हो, ये आप एक्सप्लेनेशन पहले से भी जानते हो, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन पहले भी थी दूसरे वाले लोनों के लिए। पता क्या, कि अगर आप कोई इंटरेस्ट को कन्वर्ट करते हो लोन में, तो वो लोन पेड किया हुआ नहीं माना, वो इंटरेस्ट पेड नहीं माना जाएगा। मतलब अगर आपके पास कोई इंटरेस्ट है, आपने उसे कन्वर्ट कर लिया लोन में और आप कहते हो मैंने तो इसका मतलब मैंने इंटरेस्ट पे कर दिया, मुझे इसकी डिडक्शन दे दो, तो ये आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। आपको याद होगा एक्सप्लेनेशन 3C एंड 3D मैं ऑलरेडी रेगुलर क्लास में करवा चुका हूं। सेम बात 3CA में लिखी है, क्योंकि वो बात उन लोन के लिए है जो आपने स्केड्यूल्ड बैंक से लिया है या PFI, SFI पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से लिया है, उनके लिए है। सेम बात इस सेक्शन के लिए भी एप्लीकेबल है, इस पॉइंट के लिए भी एप्लीकेबल है। इसके लिए इन्होंने एक्सप्लेनेशन 3CA डाल दी और एक्सप्लेनेशन 3CA में सिर्फ इतना लिख दिया कि देखिए
अगर आपने कोई इंटरेस्ट कन्वर्ट किया है लोन में, तो कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट इनटू लोन शैल नॉट बी ट्रीटेड एज इंटरेस्ट पेड। देखिए यहां लिखा फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हियर बाय डिक्लेयर्ड दैट डिडक्शन ऑफ एनी सम बीइंग इंटरेस्ट पेबल अंडर क्लॉज डी शैल बी अलाउड इफ सच इंटरेस्ट हैज बीन एक्चुअली पेड। हाँ, and any interest referred to in that clause which has been converted into loan or borrowing shall not be deemed to have been actually paid। बिल्कुल सेम लैंग्वेज है सर। अगर आप 43 कैपिटल बी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिर्फ अमेंडमेंट कर रहे हैं मेरे साथ, तो ये पॉइंट आपने ऑलरेडी भी पढ़ा हुआ है, चाहे कहीं से भी पढ़ा हो, किसी भी टीचर से पढ़ा हो, कोई इशू नहीं है। एक क्लॉज ये इशू की गई है, इसमें तीनों का मीनिंग डिफाइन किया गया है, मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पूरा चार्ट दिखाया है। एनबीएफसी क्या होती है, मैंने बता दिया है। एनबीएफसी क्या होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड होती है। सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी क्या होती है, यह भी मैं आपको बता चुका हूं कि वो एनबीएफसी जो जनरली पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है, पब्लिक डिपॉजिट होल्ड नहीं करती है, और उसकी जो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट, ऑडिटेड बैलेंस शीट है, उसके अकॉर्डिंग उसकी जो टर्नओवर है वो 500 करोड़ से कम, टोटल एसेट जो है वो 500 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए, और वो रजिस्टर्ड विद आरबीआई होनी चाहिए। सर सेक्शन 43 कैपिटल बी का अमेंडमेंट मैं आपको ऑलरेडी कर चुका हूं। एक अमेंडमेंट है सेक्शन 40 के चैप्टर में, 1 मिनट रुकिए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी, 2 मिनट रुक जाओ इसके लिए। हाँ, एक और अमेंडमेंट है जो मल्टीपल सेक्शंस में हुई है, मतलब इनकम टैक्स के सिर्फ पीजीबीपी के चैप्टर में नहीं, और भी कई चैप्टरों में सेक्शन में आती है, और वहां इसे कवर किया गया है। हालांकि मैं आपको जगह जगह बता भी चुका हूं। सर देखिए, आपने ना इनकम टैक्स में कई जगह पर ऐसा पढ़ा होगा कि आपको इस खर्चे की डिडक्शन तभी मिलेगी जब आपने ये 3 मोड से किया हो, अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट, या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू अ बैंक अकाउंट। ये आपने अर्लियर आपने पढ़ा होगा, बड़ी जगह पढ़ा है, मैं बताऊंगा कहां कहां पढ़ा है। आपने कई जगह पढ़ा होगा कि अगर आप पेमेंट करते हो थ्रू अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट, या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट, तो आपको डिडक्शन तभी मिलेगी अगर आप इन मोड के थ्रू करते हो। अब लो कहता है वो मोड 3 के साथ एक और भी एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। अब आप ये नहीं बोलेंगे अगर आप 3 में से किसी एक मोड के थ्रू पेमेंट करेंगे तभी डिडक्शन मिलेगा, आप बोलेंगे 4 में से किसी एक मोड के थ्रू आप पे करेंगे तभी डिडक्शन मिलेगी। अकाउंट पे ही चेक से कर सकते हो, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट से कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू अ बैंक अकाउंट कर सकते हो, या एक नया पॉइंट ऐड किया है जिसमें लिखा है और सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। बेसिकली यहां पर जो जैसे कई तरह के ऐप है जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, भीम ऐप हो गया, यूपीआई हो गया, अपने नाम सुने होंगे। पहले इनके थ्रू अगर आप पेमेंट करते थे ना, तो आपको फिर वो उसमें वो काउंट नहीं करते थे, वो कहते हैं हमने 3 मोड प्रिस्क्राइब किए, उनमें ये वाले नहीं आते, तो उन्होंने उसको भी कवर कर लिया। हालांकि इन्होंने सिंपल ये लिखा है और सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, तो वो कौन कौन से हैं ये लोग धीरे धीरे प्रिस्क्राइब करते रहेंगे। ये सेक्शन, ये अमेंडमेंट किन किन सेक्शंस में हुई है, ये वाली मैं आपको बता देता हूं। ये अमेंडमेंट किन किन सेक्शन में हुई है। सेक्शन 43 कैपिटल 1 में आपने एक्चुअल कॉस्ट का मीनिंग पढ़ा होगा, जहां आपने लिखा था, देखा था, अगर कोई आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो 10,000 से ऊपर की अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको उसकी डिडक्शन तभी मिलती है जब, या उसकी डेप्रिसिएशन तभी मिलती है जब आपने उसकी पेमेंट अदर देन नहीं, अगर आपने उसकी पेमेंट उन 3 प्रिस्क्राइब्ड मोड से करी हो। मैं आपको बता दूं 35 AD आपने सेक्शन पढ़ा होगा, 35 AD तक में यह बात लिखी हुई है कि अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन लेना चाहते हैं जो कि 100% है, तो फिर आपने उसकी पेमेंट अगर 10,000 से ऊपर की है तो वो 3 मोड से ही होनी चाहिए, लेकिन अब वहां पर हो गया है वो 4 मोड से होनी चाहिए, 4 मोड से। सेक्शन 43 कैपिटल CA और सेक्शन 50C, 2 सेक्शन है, दोनों बताता हूं कंबाइंड। 50C में क्या लिखा था, पहले 50C बता रहा हूं पहले। सर आपको 50C याद होगा, अगर आपने कोई कैपिटल एसेट को बेचा है, तो हम उसके सेल प्राइस को स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कंपेयर करते हैं, और अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है और आपने कम में बेचा है तो हम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेते हैं। आपको याद है नहीं याद, बताइए सर। याद है। ओके, वेरी गुड। फिर आपको याद होगा उसमें एक पॉइंट था कि अगर आपने जिस दिन एग्रीमेंट किया था बेचने का वो दिन अलग था और जिस दिन आपने रजिस्ट्री करवाई वो दिन अलग था, तो जो एग्रीमेंट वाला दिन था ना, उस दिन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को ले ली जाएगी।
लेकिन कंडीशन ये थी कि आपने उस दिन या उससे पहले कोई पेमेंट की होनी चाहिए सेलर को, और वो पेमेंट 3 प्रिस्क्राइब्ड मोड के थ्रू ही की होनी चाहिए। अब वहां पर हो गए हैं 4 प्रिस्क्राइब्ड मोड। याद आया सर? मैं 50C रिवाइज नहीं करवाऊंगा, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। 50C में सिर्फ इतनी सी अमेंडमेंट है, ये मतलब कंसीक्वेंशियल अमेंडमेंट है। जो अमेंडमेंट यहां पे हुई है वो ऑटोमेटिकली 53C में भी हो गई, सॉरी 50C में भी हो गई। वहां आपने पढ़ा था कि अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्री में स्टैंप ड्यूटी वैल्यू डिफरेंट हो तो एसएससी चिल्लाता था कि जिस दिन एग्रीमेंट हुआ था उस दिन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को ही काउंट करो। वो कहते कर लेंगे, साबित करो कि आपका एग्रीमेंट हुआ था। आपने कहा जी एग्रीमेंट हुआ था, इसने पैसे भी दिए थे। बोले दिखाओ पैसे कहां दिए थे। बोले बैंक के थ्रू दिए थे, अकाउंट पे ही चेक के थ्रू दिए थे, तो ओके था। फिर हम डेट ऑफ एग्रीमेंट वाले दिन की ही स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ले लिया करते थे, लेकिन पॉइंट यह था कि वो पेमेंट हुई होनी चाहिए उस दिन या उससे पहले, सेम डे या उससे पहले पेमेंट हुई होनी चाहिए, और वो पेमेंट 3 में से किसी एक प्रिस्क्राइब्ड मोड के थ्रू ही होनी चाहिए। अब वहां पर 4 प्रिस्क्राइब्ड मोड हो चुके हैं। 43 कैपिटल सी ए और 50C में कोई डिफरेंस नहीं था। 50C में कैपिटल एसेट लिखी थी और इसमें अदर देन कैपिटल एसेट है, अदर देन, बस ये डिफरेंस था। यहां पर बेसिकली स्टॉक इन ट्रेड की बात है। अगर आपने कोई स्टॉक इन ट्रेड बेचा है तो सेम पॉइंट था। बिल्डिंग का ही केस है, अगर कोई बिल्डिंग है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन बंदे के स्टॉक इन ट्रेड है, बंदे का स्टॉक इन ट्रेड है, तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को ही टैक्स किया जाता है। लेकिन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ सेल की अलग है तो हम डेट ऑफ एग्रीमेंट की ले सकते हैं, प्रोवाइडेड कुछ पेमेंट हुई होनी चाहिए, फुल या पार्ट पेमेंट होनी चाहिए ऑन द डे ऑफ एग्रीमेंट या उससे पहले, और वो प्रिस्क्राइब 3 मोड से होनी चाहिए थी। अब वो भी प्रिस्क्राइब 4 मोड में से किसी में से हो सकती है। इसके बाद सेक्शन 56(2)(x) गिफ्ट का पॉइंट है। गिफ्ट वाला जो पॉइंट है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। वहां भी सेम पॉइंट लिखा हुआ है कि जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वो कौन सी लेंगे, तो वही सेम टू सेम जो 50C वाला कंसेप्ट है 56(2)(10) में भी लिखा हुआ है। वहां भी 3 मोड की जगह 4 मोड कर दिए हैं। 44AD, अगर आपको याद हो 44AD प्रिजम्पटिव इनकम का सेक्शन, जहां पे लिखा हुआ है कि 8% को इनकम डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा, अगर आपको याद हो। फिर एक बार मोदी जी आए थे नोटबंदी के बाद और उन्होंने यह भी कहा था कि हम 8% की जगह 6% को डीम्ड इनकम मान लेंगे, प्रोवाइडेड जो पेमेंट है वो 3 मोड में से किसी एक मोड के थ्रू आनी चाहिए। वहां पर भी अब 4 मोड कर दिए हैं। वही 6% रहेगा, लेकिन अब पेमेंट जो है वो 3 मोड के थ्रू थी, अब वो 4 मोड के थ्रू कर दी है। 80JJAA डिडक्शन वाला पॉइंट अगर आपको याद हो, जो 30% एक्स्ट्रा डिडक्शन थी एम्प्लॉई कॉस्ट की, जो सैलरी देते हैं उसकी 30% एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलती है, वहां भी 3 मोड के थ्रू पेमेंट होनी चाहिए, वो भी अब यहां पर 4 मोड के थ्रू कर दी है। इन अदर वर्ड्स मैं सिंपल बोलूं, पूरे इनकम टैक्स में जहां जहां ये लिखा था ना कि इस खर्चे की डिडक्शन तभी मिलेगी जब ये या तो अकाउंट पे ही चेक से है, या ये अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट से है, या ये इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से है, वहां इन्होंने एक और ऐड कर दिया, सच अदर प्रिस्क्राइब्ड मोड को भी इन्होंने ऐड कर दिया। आई होप इट इज क्लियर। सर अब मेरी एक अमेंडमेंट बची है और वो है सेक्शन 40A वाली अमेंडमेंट। सर सेक्शन 40 की अमेंडमेंट को समझना है। देखो सर, इसमें बहुत बढ़िया अमेंडमेंट हुई है, काफी भारी भरकम अमेंडमेंट हुई है। सर देखो, एक तो इस सेक्शन में अमेंडमेंट हुई है, एक तो इसी सेक्शन में अमेंडमेंट हुई है। मैं आपको बताऊं, ये जो प्रोवाइडेड फर्दर दैट लिखा ना, ये अपने आप में अमेंडेड है, अमेंडेड है बाय फाइनेंस एक्ट 2019। इसके अलावा इस सेक्शन में कुछ अमेंडमेंट टीडीएस के चैप्टर में हुई है। वो टीडीएस मैंने करवाई नहीं है, वो मैं यहां करवाता हूं। टीडीएस के चैप्टर में अमेंडमेंट हुई है सेक्शन 201 में, जहां हम डीम्ड असेसी मानते हैं, असेसी इन डिफॉल्ट मानते हैं, सॉरी, वहां पर कुछ अमेंडमेंट हुई है, और उन अमेंडमेंट का प्रभाव यहां आता है, उन अमेंडमेंट का इफेक्ट यहां पड़ेगा सेक्शन 40 में। तो सर ये काफी टेक्निकल सेक्शन है। मेरा पर्सनली मानना है पूरे पीजीपी के चैप्टर में अगर कोई टेक्निकल सेक्शन है ना तो सेक्शन 40 है। क्योंकि इसके अंदर आप टीडीएस को भी समझते हो, इसके अंदर आप ड्यू डेट ऑफ रिटर्न को भी समझते हो, और इसके अंदर आप पेमेंट आउटसाइड इंडिया को भी समझते हो। तो मैं एक काम करूं, ये अमेंडमेंट करवाने की जगह आपको ये पूरा सेक्शन रिवाइज कर दूं, पूरा सेक्शन डिटेल में करवा दूं विद अमेंडमेंट, मतलब उसके अंदर अमेंडमेंट भी है, पूरा सेक्शन भी हो जाएगा और अमेंडमेंट भी हो जाएगी। बोलो करवा दूं। तो मैं एक काम करता हूं, मेरा जो रेगुलर लेक्चर है ना, उसका जो ये वाला सेक्शन है वो मैं इसके साथ अटैच कर देता हूं, सो दैट आप
पूरा एक लेक्चर जो है वो कंप्लीट देख सकें इस अमेंडमेंट का। अच्छा, उसे करने का फायदा क्या होगा ना कि आपको अमेंडमेंट तो आ ही जाएंगी, साथ में ये सेक्शन भी आ जाएगा, साथ में ये सेक्शन भी क्योंकि इस सेक्शन को पूरा पढ़ाए बगैर अमेंडमेंट को पढ़ाया ही नहीं जा सकता। ट्रस्ट मी, ये अमेंडमेंट पूरे सेक्शन के साथ ही समझ में आएगी। तो चलिए मैं ना साथ में लगा देता हूं सेक्शन 40A का वीडियो, वो आप साथ में देखो। वो अमेंडमेंट है, अमेंडेड सेक्शन है पूरा, उसमें बताऊंगा मैं ये अमेंडमेंट आई है, ये अमेंडमेंट आई है, तो उसके साथ पढ़ लेते हैं उसको। राइट, सेक्शन 40 जो है वो डिस्कस करता है उन खर्चों को, उन अमाउंट्स को विच आर नॉट डिडक्टेबल। मतलब सेक्शन 40 कहता है कि नीचे लिखे गए एक्सपेंसेस की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। सर सेक्शन 40 कहता है कि माना कोई खर्चा है जो आपकी नजर में बिजनेस एक्सपेंडिचर है, हां हो सकता है बिजनेस एक्सपेंडिचर है, हम तब भी आपको नॉट अलाउड एज डिडक्शन करेंगे, नॉट अलाउड, तब भी हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे अगर वो सेक्शन 40 में कवर है तो। नॉट अलाउड अलाउ नहीं करेंगे इफ कवर्ड अंडर सेक्शन 40, इफ कवर्ड अंडर सेक्शन 40 तो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। हमने कहा क्यों भाई, सेक्शन 36 में तो एक्सपेंसेस के नाम थे, लेकिन 37 में तो आपने बिल्कुल ही क्लियर किया था कि कोई भी एक्सपेंस जो कुछ कंडीशंस को फुलफिल कर दे, जैसे वो पर्सनल नेचर का ना हो, कैपिटल नेचर का ना हो, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर किया गया हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, तो उसकी रिडक्शन मिलती है। तो फिर सेक्शन 40 में आप क्यों बोल रहे हो कि आपको खर्चों की रिडक्शन नहीं मिलेगी, और ऐसे कौन से खर्चे हैं जिनकी रिडक्शन आप हमें नहीं दोगे? तो आइए सेक्शन 40 पढ़ते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 30 to 38, क्लियर कट लिखा हुआ है। सेक्शन 30 से लेकर 38 में जो लिखा है वो भाड़ में जाए। सेक्शन 30 से लेकर 38 में जो लिखा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सर सेक्शन 30 से लेकर 38 में यही लिखा है कि एक्सपेंसेस की रिडक्शन मिलती है, लेकिन कहते हैं हमें मतलब नहीं है इस बात से कि उसमें लिखा हुआ है एक्सपेंसेस की रिडक्शन मिलती है। अब जो कह रहे हैं हम वो सुनो, द फॉलोइंग अमाउंट्स शेल नॉट बी डिडक्टेड, नीचे लिखे गए अमाउंट को माइनस नहीं किया जाएगा, या इन अदर वर्ड नीचे लिखे गए अमाउंट्स की रिडक्शन नहीं मिलेगी इन कंप्यूटिंग द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। जब आप पीजीबीपी की इनकम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो जो नीचे एक्सपेंसेस लिखे हैं उनकी रिडक्शन नहीं देंगे, भले ही सेक्शन 30 से 38 को पढ़ने पर ऐसा लगता है कि इनकी रिडक्शन तो मिल जानी चाहिए, लेकिन नहीं मिलेगी। हमने कहा चलो भाई अब तो सेक्शन 40 पढ़ने के बाद ही पता लगेगा क्या कहना चाह रहे हैं एग्जैक्टली। सर सेक्शन 40 में दो सेक्शन है, एक 40A है, सेक्शन 40A, और एक सेक्शन यहां पर है हमारे पास ये वाला, और ये सेक्शन है सेक्शन 40AIA। तो दो सेक्शन हमारे पास है, एक 40A और एक 40AIA। मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा। सेक्शन 40 डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन, 40A और 40AIA। ओके, हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेक्शन 40A। एक और बात, इस सेक्शन के अंदर अमेंडमेंट भी है, इस सेक्शन के अंदर अमेंडमेंट भी है, और ये अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 2019 की अमेंडमेंट है। फाइनेंस एक्ट 2019 की अमेंडमेंट है, यानी कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, हालांकि हर अमेंडमेंट ही इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां लिखा है एनी इंटरेस्ट, अगर आपने कोई इंटरेस्ट पे किया है, पे ये एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, कोई इंटरेस्ट, कोई रॉयल्टी, एक्सपेंसेस के नाम बता रहा है, फीस, कोई फीस पे की है, दैट इज फॉर टेक्निकल सर्विसेज, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, और उसके बाद लिख दिया एनी अदर सम चार्जेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट विच इज पेएबल आउटसाइड इंडिया या फिर इन इंडिया बट टू अ नॉन रेजिडेंट या टू अ फॉरेन कंपनी, नॉट बीइंग अ कंपनी। ओके, क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपने कोई इंटरेस्ट पे किया है इंडिया से बाहर तो हम आपको उसकी रिडक्शन नहीं देंगे। अभी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यही कह रहा है, अगर आपने कोई इंटरेस्ट पे किया है इंडिया के बाहर, पेबल है इंडिया के बाहर, या कोई रॉयल्टी इंडिया के बाहर पेबल है, या कोई फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज इंडिया के बाहर पेबल है, या कोई अदर सम चार्जेबल इंडिया के बाहर पेबल है, या इंडिया में पेबल है लेकिन किसी नॉन रेजिडेंट को पेबल है, तो हम आपको उसकी रिडक्शन नहीं देंगे। अब आपको मैं लॉजिक समझाता हूं, ये जो लॉ है ऐसी बातें क्यों कर रहा है हमारे साथ, वो ऐसी बात क्यों बोल रहा है, सुनना। से मान लीजिए एक मिस्टर एक्स है, अब इसने एक मिस्टर वाई है,
मिस्टर वाई जो है वो मान लीजिए जर्मनी में। अब कंसेप्ट समझना सर, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपको डेफिनेटली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि क्या चीज है। एक्स जो है वो इंडिया में है और वाई जो है वो जर्मनी में है। सपोज एक्स ने मिस्टर वाई से जो जर्मनी में है उससे लोन लिया है और ये लोन एक्स ने अपने बिजनेस के लिए लिया है। अच्छी बात है, हम लोन ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम इंडिया से लोन लें, हम इंडिया के बाहर से भी लोन ले सकते हैं। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि लोन इंडिया से लेना पड़ेगा। एक्स ने वाई से लोन लिया है इंडिया में, मतलब बाहर से लिया है, इसलिए एक्स को पेमेंट करनी पड़ती है इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी और ये बाहर जर्मनी को पे करता है, जर्मनी वाले मिस्टर वाई को पे करता है। ओके, तो एक्स ने जर्मनी वाले से लोन लिया है और उसको इंटरेस्ट पे करता है। अब यहां पर रोल आता है इनकम टैक्स वालों का। अब इनकम टैक्स वाले मिस्टर एक्स को कहते हैं, देख मिस्टर एक्स, ये जो तू इंटरेस्ट पे कर रहा है ना जर्मनी वाले को, इसकी डिडक्शन मत मांग लेना हमसे। एक्स कहता क्यों ना मांगू, ये खर्चा सेक्शन 30 से लेकर 38 में आता है। बोले कैसे? बोला ये खर्चा मेरा बिजनेस के लिए खर्चा है और अगर मैंने बिजनेस के लिए एक्सपेंस किया है तो मुझे उसकी डिडक्शन तो मिलना बनती है। आप भला मुझे उसकी डिडक्शन देने से कैसे मना कर सकते हो? आपको डिडक्शन तो देनी पड़ेगी। बोले देख, तेरे को डिडक्शन ना देने का एक कारण है। मिस्टर एक्स ने बोला बताओ। बोले देख, जो एक्सपेंस तूने मिस्टर वाई को दिया है, जो इंटरेस्ट तूने मिस्टर वाई को दिया है, ये इंटरेस्ट तेरा एक्सपेंसेस है लेकिन मिस्टर वाई की इनकम है। एक्स बोला होगी। बोले क्योंकि ये लोन तूने इंडिया में यूज किया है इसलिए ये जो इंटरेस्ट है इसे इंडिया में कमाया हुआ माना जाएगा। दिस इंटरेस्ट इज डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया बिकॉज द लोन इज यूज्ड इन इंडिया। तूने लोन इंडिया में यूज किया ना? बोला हाँ मैंने लोन इंडिया में यूज किया है, पैसे लिए थे इंडिया में काम करने के लिए, मेरा बिजनेस है। तो बोले देख, पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो इंटरेस्ट है इसे डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। तेरे को आता ही होगा ये बात क्योंकि तूने हमारे साथ सेक्शन 9 पढ़ा हुआ है रेजिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में। बोला हाँ मैंने पढ़ा हुआ है, मैं मानता हूं ये इंटरेस्ट को इंडिया में कमाया हुआ माना जाएगा, लेकिन ये इनकम वाई की है तो ये वाई के लिए टैक्सेबल है। बोला हाँ। तो बोले पर वाई रहता है जर्मनी में, वाई जो है वो इंडिया में वो नॉन रेजिडेंट है। हाँ, वाई जर्मनी में रहता है, वाई हमें टैक्स नहीं देता, तो हम क्या करें? एक्स ने बोला इस पूरी कहानी का मेरे से क्या लेना देना, मैंने लोन लिया, इंडिया में यूज किया, ठीक है, ये मेरा बिजनेस एक्सपेंस है, इंटरेस्ट मुझे उसकी रिडक्शन दो। अगर वाई के लिए ये इनकम है और वो इनकम इंडिया में कमाई हुई मानी जाएगी तो मुझे क्या लेना? अगर वाई आपको टैक्स नहीं दे पा रहा तो ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है। बोले नहीं देख, प्रॉब्लम अगर हमें होगी तो प्रॉब्लम तुझे भी होगी। सीधी सी बात है, अगर हम प्रॉब्लम में आए तो प्रॉब्लम में तू भी आएगा क्योंकि सारा काम तेरे थ्रू हो रहा है, तो अब तू भी प्रॉब्लम में आएगा। बोला सर क्या करना चाहते हो? बोला हम इंटरेस्ट की डिडक्शन तुझे नहीं देंगे क्योंकि वाई हमें पेमेंट पर टैक्स नहीं देता, हमें वाई से टेंशन है कि वाई टैक्स नहीं देगा तो हमारा क्या होगा। बोला सर बताओ मैं क्या करूं? बोले तू एक काम कर, जब भी मिस्टर एक्स तू इंडिया से बाहर मिस्टर वाई को इंटरेस्ट पे करेगा ना, तो इस इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस काट लिया कर, इस इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस काट लिया कर और काटने के बाद इसे हमारे पास डिपॉजिट भी करवा दे। एक तरह से वाई की उस इनकम पर हमारे पास टैक्स आ गया जो तूने काटकर हमारे पास जमा करवा दिया। अब ऑब्वियस बात है कि जब तू उसको इंटरेस्ट भेजेगा तो टीडीएस काट के भेजना और मिस्टर वाई को फोन पे बोल देना कि देखो जी हमारी सरकार कहती है अगर मैं इंडिया से बाहर किसी को इंटरेस्ट रॉयल्टी कुछ इस तरह की पेमेंट करता हूं तो मेरा फर्ज बनता है कि उसके ऊपर जो आपने टैक्स पे करना है फ्यूचर में वो मैं ही काट लूं और वो मैं गवर्नमेंट को जमा करवा दूं। जब तू ऐसा कर देगा तो एक तरह से वाई का टैक्स हमारे पास आ गया और फिर हम तुझे इस इंटरेस्ट की रिडक्शन दे देंगे। यानी कि सेक्शन 40 कहता है हम आपको एक्सपेंस की रिडक्शन नहीं देंगे, लेकिन अगर आप हमारी ये कंडीशन पूरी कर दोगे तो हम आपको रिडक्शन दे देंगे। एक्स कहता है मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, आपने कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी। बोले हाँ एक और सुन ले, ये जो टीडीएस तुझे काटना है ना, ये तुझे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर काटना है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मतलब जिस ईयर का एक्सपेंस है ना उस ईयर के 31 मार्च तक काट लेना। और जो इसे हमारे पास डिपॉजिट करवाना ना, इसे डिपॉजिट करवा देना टिल ड्यू डेट ऑफ असेसमेंट ईयर। जैसे कि तेरी ड्यू डेट जो है वो 31 जुलाई है,
तो 31 जुलाई तक तू हमारे पास जमा भी करवा देना। तो दो कंडीशन हमने लगा दी, एक तो तेरे को टीडीएस काटना पड़ेगा और एक तेरे को इसे हमारे पास डिपॉजिट भी करवाना पड़ेगा। अगर तू एक भी कंडीशन में फेल हुआ तो फिर इस इंटरेस्ट की डिडक्शन को भूल जाना। और टाइम लिमिट के साथ कंडीशन है कि जो तुझे टीडीएस काटना है वो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर काटना है और टिल द ड्यू डेट ऑफ असेसमेंट ईयर तुझे डिपॉजिट भी करवाना है। जैसे एग्जांपल के लिए 1 अप्रैल 2019 जस्ट एन एग्जांपल से लेकर 31 मार्च 2020 एक प्रीवियस ईयर है। इसका जो असेसमेंट ईयर बनेगा वो बनेगा 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक। बोला ठीक है। बोले मान लो इस ईयर में तूने कोई इंटरेस्ट की पेमेंट करी है, इस ईयर में तूने कोई इंटरेस्ट की पेमेंट करी है, तो इस पेमेंट के ऊपर टिल 31 मार्च तक टीडीएस काट लेना। टिल 31 मार्च तक टीडीएस काट लेना। पहली बात सुन ले, काट लेना, पहली बात सुन ले। दूसरी बात, जब असेसमेंट ईयर आएगा तो 31 जुलाई को तुझे रिटर्न फाइल करनी होगी। 31 जुलाई को तुझे रिटर्न फाइल करनी होगी। तो टिल 31 जुलाई तक रिटर्न भी फाइल कर देना। रिटर्न भी फाइल कर देना। तो ये दो काम कर देना। सॉरी, टिल 31 जुलाई तक टिल 31 जुलाई तक टीडीएस को जमा भी करवा देना। टीडीएस को जमा यानी कि डिपॉजिट भी करवा देना। तो सर ये दो काम आप पूरा कर दो, फिर हम आपको इसी प्रीवियस ईयर में 1920 में इस एक्सपेंस की डिडक्शन दे देंगे। फिर हम आपको इस प्रीवियस ईयर में 1920 में एक्सपेंस की डिडक्शन दे देंगे। प्लीज टेल मी, यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आप बताइए प्लीज, आपको यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलो बोलो बेटा। क्लियर है? अब यहां पर इनकम टैक्स ने एक और रिलैक्सेशन दी। रिलैक्सेशन सुनना क्या है? रिलैक्सेशन ये दी कि सपोज अगर आप टीडीएस काटने में डिले करते हो, आपने फॉल्ट कर दिया या आपने टीडीएस काट टाइम पर दिया लेकिन आप उसे जमा करवाने में डिले करते हो। आपको दो कंडीशन दी हमने कि एक तो आप टीडीएस को काटोगे टाइम पर और जमा भी टाइम पे करवाओगे। सपोज आपने किसी एक कंडीशन में फोल्ड कर दिया या दोनों कंडीशन में फोल्ड कर दिया, दोनों कंडीशन को तोड़ दिया, तो फिर जिस ईयर में आप टीडीएस जमा करवाओगे ना उस ईयर में डिडक्शन दे देंगे। दे तब भी देंगे, लेकिन जिस ईयर में आप टीडीएस को डिपॉजिट करवाओगे उस ईयर में आपको डिडक्शन देंगे, यानी कि डिडक्शन डिले हो जाएगी, यानी कि आपकी डिडक्शन डिले हो जाएगी। लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज करो आपका प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2019 है, आपका खत्म होएगा प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2020। फिर आपका असेसमेंट ईयर आ जाएगा, ये आपका चलेगा 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक। सपोज कंडीशन नंबर 1, आपने टीडीएस डिडक्ट किया 31 मार्च 2020। इसका मतलब आपने टाइम पर डिडक्ट कर लिया। हमने आपको कहा था ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डिडक्ट कर लेना, चाहे आखिरी दिन कर लेना, आपने कर लिया। आपने बट टीडीएस को जो डिपॉजिट करवाया, वो आपने करवाया 1 अगस्त 2020। आपकी ड्यू डेट 31 जुलाई थी लेकिन आपने एक दिन लेट जमा करवाया। लोग कहते हैं अब ये जो प्रीवियस ईयर 1920 का एक्सपेंस है, मान लो ये प्रीवियस ईयर 1920 का एक्सपेंस है, हम आपको इसकी डिडक्शन देंगे लेकिन 1920 में नहीं देंगे, क्योंकि आपने एक फॉल्ट कर दिया। आपने जमा सही काटा सही टाइम पे लेकिन जमा लेट करवाया। तो आपने जिस ईयर में
जमा करवाया है ना, उस ईयर में आपको डिडक्शन मिलेगी। सर आपने 1 अगस्त 2020 को जमा करवाया है, ये अपने आप में लेट है, ये प्रीवियस ईयर बनता है 2021, तो आपको अगले साल डिडक्शन मिलेगी, इस साल डिडक्शन नहीं मिलेगी। प्रीवियस ईयर 2021 में डिडक्शन मिलेगी रेदर देन प्रीवियस ईयर 1920 में। सर देखिए, अगर आपने यही क्वेश्चन में टीडीएस डिडक्ट किया होता, अगर आपने इसी क्वेश्चन में टीडीएस डिडक्ट किया होता 31 मार्च 2020 को, लेकिन आपने डिपॉजिट भी करवा दिया होता राइट टाइम पे, यानी कि सिर्फ एक दिन पहले 31 जुलाई 2020, हालांकि आपने अभी भी टीडीएस जमा अगले साल करवाया है, असेसमेंट ईयर में करवाया है, 2021 में करवाया है, पर क्योंकि आपने हमारी कंडीशन को फुलफिल किया है, हम आपको डिडक्शन प्रीवियस ईयर 1920 में ही देंगे, 1920 में ही देंगे। जिस ईयर में टीडीएस बनता है, अगर उसी ईयर में आपने काट लिया और ड्यू डेट रिटर्न फाइल करने से पहले पहले आपने जमा करवा दिया या उस दिन तक भी जमा करवा दिया, तो फिर आपको सेम प्रीवियस ईयर में डिडक्शन मिल जाएगी। ओके, इस पूरी बात को मैं आपको यहां से पढ़ाता हूं और आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी, देखना भी और ज्यादा समझ में आएगा पॉइंट। ओके सर, सेक्शन 40 दो पार्ट में डिवाइड है, 40A और 40AIA। 40A कहता है कि अगर कोई इंटरेस्ट है, रॉयल्टी है, फी है या कोई अदर सम है जो या तो इंडिया से बाहर पेबल है या इंडिया के अंदर पेबल है, बट नॉन रेजिडेंट को या टू फॉरेन कंपनी के या टू फॉरेन कंपनी को। फॉरेन कंपनी को अगर आप पे करते हो तब भी चलेगा, फॉरेन कंपनी चाहे रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन कंपनी नहीं यहां पे हो सकती क्योंकि इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट। टीडीएस एक तो आपको काटना पड़ेगा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर का मतलब है जिस ईयर का एक्सपेंस है उसके 31 मार्च तक आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, एंड आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा ड्यू डेट मेंशन अंडर सेक्शन 139(1). सपोज 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर है, ठीक है। एग्जाम्पल, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। मेरे को लगता है अगर हम इसे एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ेंगे तो हमारे कंसेप्ट और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। हालांकि मैंने एग्जाम्पल आपको करवा दिया वहीं पे, लेकिन स्टिल मैं चाहूंगा कि मैं आपके साथ एग्जाम्पल में डिस्कस करूं और इट विल मेक मोर क्लियर। प्रीवियस ईयर 19-20 एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं मैं, यहां प्रीवियस ईयर 18-19 भी ले सकता हूं, 20-21 भी ले सकता हूं। मैंने बस एक प्रीवियस ईयर 19-20 ले लिया, मेरा मन किया 31 जुलाई 2020 इसका ड्यू डेट बनेगा। 19-20 मतलब अगले साल असेसमेंट ईयर होगा 20-21, उसमें 31 जुलाई जो आएगी वो 31 जुलाई 20 को आएगी। अब एक्सपेंस है रॉयल्टी, पेमेंट आप इंडिया से बाहर कर रहे हैं 40,000, टीडीएस काट लिया आपने 27 मार्च 2020। मेरा पहला क्वेश्चन, क्या आपने टीडीएस टाइम पे काटा है? सर टीडीएस बिल्कुल टाइम पे काटा है, हमें 31 मार्च 2020 तक काटना था लेकिन हमने 27 मार्च को ही काट लिया। डिपॉजिट करवा दिया 31 जुलाई 2020। क्या आपने सही टाइम पे डिपॉजिट करवाया है? यस सर, हमने टाइम पर डिपॉजिट भी करवाया है। तो सर फिर किस बात की देरी? आपका खर्चा प्रीवियस ईयर 1920 का है तो डिडक्शन भी आपको 1920 में मिल जाएगी। दूसरी एग्जांपल, सपोज आपने काटा 2 अप्रैल 2020, पहला ही केस में फॉल्ट हो गया। आपको बोला था ना 31 मार्च 2020 तक काट लेना टीडीएस, इससे लेट मत होना, आपको ये बात बोली थी ना, लेकिन आप नहीं माने ना, काट लिया ना लेट आपने। अब भले ही आप टाइम पे डिपॉजिट करवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फॉल्ट तो हो गया ना। देखो आपने बिल्कुल टाइम पे डिपॉजिट करवाया, आपको 31 जुलाई 2020 तक जमा करवा देना चाहिए था, लेकिन आपने 25 जुलाई को ही जमा करवा दिया। डिपॉजिट ऑन टाइम है लेकिन पहला फॉल्ट हो गया, आपने काटा लेट है। लेट काटा है तो फिर आप जिस ईयर में डिपॉजिट कराओगे उसी ईयर में डिडक्शन मिलेगी। आपने जमा करवाया है 25 जुलाई 2020 यानी कि 2021, आपको डिडक्शन मिलेगी 2021 में। तीसरा केस, रॉयल्टी, मान लीजिए आपने काटा तो टाइम पे है लेकिन डिपॉजिट लेट करवाया है, दूसरा फॉल्ट हो गया। पहला फॉल्ट नहीं किया, दूसरे वाला फॉल्ट कर दिया। लोग कहता है क्या फर्क पड़ता है, फॉल्ट तो हो गया ना, अब तो उस ईयर में डिडक्शन मिलेगी जिस ईयर में आप एक्चुअली से पेड करोगे, दैट इज 2 अगस्त 2020 यानी कि 2021, तो आपको डिडक्शन मिलेगी प्रीवियस ईयर 2021 में। प्लीज टेल मी फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर और नॉट क्लियर। मैंने 40A जो है वो आपको करवा दिया है, हालांकि उसके अंदर एक प्रोवाइजो बचा हुआ है और वो नया आया है फाइनेंस एक्ट 2019 से, तो वो मैं आपको करवाने वाला हूं, डोंट वरी। लेकिन ये बताओ यहां तक क्लियर हुआ है नहीं हुआ? सर ये तो हमें क्लियर हो गया। आ जाओ बुक में से पढ़ते हैं। सर बुक में से पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी अपने को। इन केस ऑफ एनी एसएससी 40A कहता है एनी इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल सर्विस, अदर सम चार्जेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट विच इज पेबल either outside India or in India to a non-resident or to a foreign company not being a company।
तो ये सेक्शन कब कब एप्लीकेबल है? या तो आपने इंडिया से बाहर पेमेंट करी है, या आपने इंडिया में की हो या बाहर की हो लेकिन नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करी है, या आपने फॉरेन कंपनी को पेमेंट करी है, तो ये सेक्शन एप्लीकेबल है। लेकिन अदर देन फॉरेन कंपनी को की है, यानी कि अदर देन फॉरेन कंपनी को की है, तो फिर नहीं है एप्लीकेबल। ऑन विच कह रहा है जिसके ऊपर टैक्स को आपने नहीं काटा 31 मार्च तक, नहीं काटा आपने, टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड, या फिर आपने डिडक्शन किया लेकिन जमा नहीं करवाया ड्यू डेट तक। ओहो, इतनी बड़ी गलती कर दी तुमने, काटा नहीं या काटा लेकिन जमा नहीं करवाया, तो जा 40A के अकॉर्डिंग तुझे डिडक्शन नहीं मिलेगी। असेसी बोलता कभी नहीं मिलेगी, बोले रुक, कभी नहीं मिलेगी वाली बात करेगा तो हमें बोलना पड़ेगा हाउएवर अगर इस सम को, अगर इस इंटरेस्ट का जो तुमने पेमेंट की है इसके ऊपर तू टैक्स काट लेता है अगले साल, या काट इसी साल लेता है लेकिन जमा अगले साल करवाता है, मतलब करवा देता है, काट भी लेता है और करवा भी लेता है लेकिन लेट, तो सच सम जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो तुझे अलाउड एज डिडक्शन हो जाएगा इन कंप्यूटिंग ऑफ इनकम ऑफ दैट प्रीवियस ईयर इन विच सच टैक्स हैज बीन पेड। उस ईयर की डिडक्शन देंगे, उस ईयर के लिए काउंट होगा जिस ईयर तुमने वो जमा करवाया है, यानी कि वो टैक्स पे किया है गवर्नमेंट को। प्लीज टेल मी द कंसेप्ट इज क्लियर और नॉट क्लियर। हालांकि यहां लिखा है चार्जेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट मींस दैट रिसीप्ट ऑफ सच इनकम मस्ट बी टैक्सेबल इन इंडिया। ये कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, आप छोड़ सकते हो, मतलब पढ़ लो। अब आ गया नेक्स्ट पॉइंट सर, प्रोवाइडेड फर्दर दैट। सर मैं बता दूं ये जो पॉइंट आया प्रोवाइडेड फर्दर दैट, ये आपका फाइनेंस एक्ट 2019 से ऐड हुआ है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट जो है ये आपका फाइनेंस एक्ट 2019 से ऐड हुआ है, और इसमें क्या लिखा है वो मैं आपको समझाने वाला हूं, पर प्लीज एक बार आप यहां तक इंश्योर करो कि आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। प्लीज इंश्योर कि आपको यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। हाँ जी, हाँ जी, पढ़ो पढ़ो एक बार, आप लोग पढ़ो पहले, क्लियर है नहीं है, क्योंकि प्रोवाइडेड दैट आपको तभी समझ में आएगा जब आपको यहां तक क्लियर होगा। मैं पढ़ूंगा, चलो आ जाओ। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, अब ध्यान सुनना, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर एन असेसी फेल्स टू डिडक्ट। अच्छा, अब यहां इसकी स्टोरी क्या मैं आपको समझाता हूं, पहले इसकी कहानी क्या है वो आपको समझाता हूं। अब ये पूरी लंबी चौड़ी कहानी है, ध्यान सुनना तभी क्लियर होगा। सिर्फ मान लो मिस्टर एक्स है वो इंडिया में है, ठीक है, मिस्टर वाई जो है वो जर्मनी में है, ठीक है सर। एक्स इंडिया वाला जर्मनी वाले को इंटरेस्ट की पेमेंट करता है, ये इंटरेस्ट की पेमेंट करता है और ये पेमेंट होती है आउटसाइड इंडिया। बोले सही बात है, इंटरेस्ट की पेमेंट करता है आउटसाइड इंडिया। अब प्लीज 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 आप लोग ध्यान सुनना एक बार, थोड़ा सा यहां पर टेक्निकल है लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आपको समझाने में पूरा सक्सेसफुल रहूंगा, क्योंकि मैं बहुत ही आराम से और सिंपल तरीके से समझाने वाला हूं। मिस्टर एक्स इंडिया का है, वाई जर्मनी का है। इंडिया वाला पेमेंट करता है इंटरेस्ट की। इंडिया वाले की ड्यूटी है कि वो इसके ऊपर टीडीएस को काट ले और इसे डिपॉजिट करवा दे गवर्नमेंट के पास। टीडीएस को काट ले और इसे डिपॉजिट करवा दे गवर्नमेंट के पास। ये ड्यूटी मिस्टर एक्स की है। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर थोप दी है ड्यूटी कि तुझे ये काम करना पड़ेगा, अगर तू ये काम नहीं करेगा तो देख तेरे इस इंटरेस्ट के एक्सपेंस की
हम तुझे डिडक्शन नहीं देंगे। अब बेचारा एक्स डर गया। एक्स ने पूछा, सर आप ये काम मुझसे क्यों करवा रहे हो? बोले ये काम तुझसे इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि इस इंटरेस्ट की जो है, ये जो इंटरेस्ट है जो मिस्टर वाई को दे रहा है, ये मिस्टर वाई की इनकम है। बोला ठीक है। और बोले मिस्टर वाई को इस इनकम के ऊपर टैक्स देना है, पर हमें डाउट है अगर एक्स ने टैक्स नहीं दिया, वाई ने टैक्स नहीं दिया तो कम से कम तेरे थ्रू निकलवा लेते हैं उसे टैक्स। बोला सर सही बात है, लेकिन एक बात बताओ, आपको टैक्स से मतलब है या मुझे घसीटने से मतलब है? बोले नहीं नहीं, हमें टैक्स से मतलब है। तू बिना वजह घसीटा जा रहा है, तू मजबूरी में घसीटा जा रहा है, तेरे को जबरदस्ती हमें बीच में लेना पड़ रहा है क्योंकि वाई पता नहीं टैक्स पे करेगा नहीं करेगा, इसलिए हम तेरे को पकड़ रहे हैं। बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव टैक्स लेने से है। बोला सर अगर मैं ये टीडीएस ना काटूं तो, अगर मैं इसमें फेल हो जाऊं तो? बोले दो बातें होंगी, एक तो तेरे को इंटरेस्ट की रिडक्शन नहीं देंगे, दूसरी बात हम तुझे असेसी इन डिफॉल्ट मानेंगे। असेसी इन डिफॉल्ट, सर आपको मेरा पहला चैप्टर याद होगा, हमने एक टॉपिक पढ़ा था असेसी की डेफिनेशन, और वहां पर असेसी इन डिफॉल्ट में लिखा भी यही था कि असेसी इन डिफॉल्ट का मतलब वो होता है जिसके ऊपर अगर इनकम टैक्स कोई ड्यूटी इंपोज करता है और वो उस ड्यूटी को फुलफिल करने में फेल हो जाए तो हम उसे असेसी इन डिफॉल्ट कहते हैं। बोले देख तू टीडीएस काटने में फेल हो गया, हम तुझे असेसी इन डिफॉल्ट मानेंगे और जो भी इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो तेरे पे लगाएंगे, प्लस तुझे इस इंटरेस्ट की रिडक्शन तो तू भूल ही जा, जब तूने काटा ही नहीं तो रिडक्शन किस बात की मिलेगी। बोला सर मान लो जो मिस्टर वाई है वो इसके ऊपर टैक्स पे कर दे तो, वो इसके ऊपर टैक्स पे कर दे तो फिर आप मुझे डिडक्शन दे दोगे? फिर तो आप मुझे असेसी इन डिफॉल्ट मत मानो। बोले क्यों भाई, तू तो असेसी इन डिफॉल्ट माना ही जाएगा, तूने ड्यूटी पूरी नहीं करी, तू तो असेसी इन डिफॉल्ट माना ही जाएगा, उससे टैक्स आ गया तो आ गया। बोला नहीं सर देखो अब ये गलत बात है, आपने बोला आपको मतलब सिर्फ टैक्स से है, आपको टैक्स चाहिए, मेरा ड्यूटी थी मैं काट लेता और आपको जमा करवा देता, लेकिन अगर मैं भूल गया, लेकिन वो बंदा ईमानदार है, वो बंदा शरीफ है, वो बंदा काट के जमा करवा रहा है, तो आपको समस्या क्या है? फिर आप मुझे असेसी इन डिफॉल्ट क्यों मान रहे हो और मुझे इसकी डिडक्शन क्यों नहीं दे रहे हो? इनकम टैक्स ने कहा ठीक है, फिर हमारी 4 शर्तें हैं। बोले क्या? बोला एक, मिस्टर वाई जो है ना इस इंटरेस्ट को अपनी इनकम में इंक्लूड करेगा, अपनी इनकम में इंक्लूड करेगा। बोला हां सर वो तो करेगा ही, जब वो टैक्स पे करेगा तो अपनी इनकम में इंक्लूड करेगा। बोला दूसरी कंडीशन, वो इस इनकम के ऊपर टैक्स पेड भी करेगा। बोला सर मैं कह ही रहा हूं अगर वो टैक्स पे कर दे तो क्या दिक्कत आपको? बोला तीसरा, वो रिटर्न भी फाइल करेगा। बोला सर कर देगा रिटर्न फाइल, क्यों नहीं करेगा वो फाइल? सर वो आपकी तीनों कंडीशन मान लेगा, चौथी कंडीशन बताओ क्या है? बोले चौथी कंडीशन ये है कि तू एक सर्टिफिकेट लेगा और वो सर्टिफिकेट हमारे पास डिपॉजिट करवाएगा कि हां ये सारा काम हुआ है। बोला चलो सर मैं भी सर्टिफिकेट ले लूंगा अकाउंटेंट से और आपको डिपॉजिट भी करवा दूंगा, ये सब काम हुआ है। फिर क्या होगा? बोले अगर ये 3 कंडीशन पूरी हो जाए, अगर ये 3 कंडीशन पूरी हो जाए कि उस बंदे ने जो इनकम है उसे अपनी इनकम माना है, उसके ऊपर टैक्स पे किया है, रिटर्न फाइल की है, सुनते ना, और तूने वो सर्टिफिकेट लिया है, तो एक तेरे को हम असेसी इन डिफॉल्ट नहीं मानेंगे। देन मिस्टर एक्स विल नॉट बी ट्रीटेड एज असेसी इन डिफॉल्ट, तेरे को हम असेसी इन डिफॉल्ट नहीं मानेंगे। दूसरा, तुझे हम इस एक्सपेंस की डिडक्शन भी दे देंगे, तुझे हम इस एक्सपेंस की डिडक्शन देंगे, लेकिन किस ईयर में देंगे? इनफैक्ट हम ये मान लेंगे तूने टीडीएस काट लिया है, वी विल अज्यूम कि तूने टीडीएस काट लिया है और इस अजम्पशन को देखते हुए हम तेरे को एक्सपेंस की डिडक्शन देंगे, लेकिन ये डिडक्शन उस साल मिलेगी, इन विच ईयर रिटर्न हैज बीन फाइल्ड, इन विच ईयर मिस्टर वाई विल फाइल रिटर्न, जिस ईयर में मिस्टर वाई रिटर्न फाइल करेगा उस ईयर में डिडक्शन मिलेगी। हालांकि लॉस हो गया थोड़ा सा, असेसी का लॉस हो गया, ये खर्चा उसका 19-20 का है, अब वो टैक्स तो अगले साल ही भरेगा, तो उस ईयर में डिडक्शन मिलेगी, मतलब आपको डिडक्शन अगले साल मिलेगी, जिस साल वो रिटर्न फाइल करेगा उस साल मिलेगी। प्लीज टेल मी आपको ये प्रोवाइजो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मैं आपको दोबारा बताता हूं प्रोवाइजो क्या है, फिर से सुन लो, ये बिल्कुल नया प्रोवाइजो है। लास्ट ईयर ऐसी कोई बात नहीं थी, लास्ट ईयर क्या था? अगर आपने टीडीएस नहीं काटा और अगर आपने टीडीएस डिपॉजिट नहीं करवाया, टीडीएस नहीं काटा या काट के डिपॉजिट नहीं करवाया, तो आपको असेसी इन डिफॉल्ट माना ही जाएगा और आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, वो तभी मिलेगी जब आप टीडीएस काटोगे।
ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो बंदा जमा करवा दे तो आपका डीम्ड काटा हुआ मान लिया गया, डीम्ड जमा करवाया हुआ मान लिया गया और आपको डिडक्शन दे देंगे, जो कि अब है। आई होप इट इज क्लियर। सर मैं आपको दोहराता हूं पूरी कहानी क्या है। कहानी बिल्कुल सिंपल है। एक आदमी जो इंडिया से बाहर पेमेंट करता है उसके ऊपर एक ड्यूटी है कि तू टीडीएस काटेगा और गवर्नमेंट के पास जमा करवाएगा। ये उसके ऊपर एक सिंपल सी ड्यूटी है। वो कहता है आप मेरे से टीडीएस क्यों कटवा रहे हो? बोले क्योंकि उस आदमी से पैसे लेने, जो तू पेमेंट कर रहा है वो उस आदमी की इनकम है और वो इंडिया से बाहर है, वो पता नहीं पेमेंट इनकम पे टैक्स देगा नहीं देगा। तो उसने बोला सर कल को अगर वो इनकम पे टैक्स दे दे तो भी क्या आप मुझे टीडीएस काटने के लिए फोर्स करोगे क्या? बोले नहीं। अगर वो बंदा, अगर तू टीडीएस नहीं काटेगा लेकिन वो बंदा उस एक्सपेंस को अपनी इनकम मान ले, उसके ऊपर टैक्स पे कर दे, उसको अपनी रिटर्न फाइल कर दे और तू सर्टिफिकेट जमा करवा दे, तो हम ये मानेंगे तू एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं है। ये मान लिया जाएगा कि तूने टीडीएस काट लिया है और डिपॉजिट करवा दिया है और जिस ईयर में उसने रिटर्न फाइल करी है उस ईयर में हम तुम्हें डिडक्शन भी दे देंगे। प्लीज टेल मी, यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मैं आपको प्रोवाइडेड दैट पढ़ा के दिखा देता हूं। मैं आपको ये प्रोवाइडेड दैट पढ़ा के दिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। सर यहां लिखा है प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर एन एसएससी फेल्स टू डिडक्ट, फेल हो गया, होल और एनी पार्ट ऑफ द टैक्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 17B, वो डिडक्शन टीडीएस के चैप्टर की बात कर रहा है, ऑन एनी सच सम, जिस सम की, बट इज नॉट डीम्ड टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट, पर हम उसे एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं मानेंगे। सबसे पहली बात, वो फेल है डिडक्ट करने में, लेकिन तब भी हम उसे एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं मान रहे। वो फेल है डिडक्ट करने में लेकिन तब भी हम उसे एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं मान रहे। क्यों? बल्कि यह माना जाएगा, डीम यह किया जाएगा कि उसने डिडक्ट कर लिया है और पे भी कर दिया है उस दिन, जिस दिन जो पेई है, पेई यानी कि जिसको उसने दिया है, उसने अपनी रिटर्न फाइल करी है, उस दिन पे कर लिया मान लिया जाएगा। उस दिन पे कर लिया मान लिया जाएगा। जिस दिन उसने रिटर्न फाइल करी है ना, उस दिन मानेंगे तूने काट लिया और तूने डिपॉजिट करवा दिया, उस दिन हम डिडक्शन दे देंगे, उस प्रीवियस ईयर में डिडक्शन दे देंगे। सर स्टूडेंट कहता है ये बात कहां लिखी है कि वो 3 कंडीशन, चौथी कंडीशन? सर ये बात 201 सेक्शन में लिखी है, सब सेक्शन 1 के 201 के सब सेक्शन 1 में लिखी हुई है। एसएससी इन डिफॉल्ट का सेक्शन है, वहां पर जाके लिखी हुई है। मैं आपको दिखा दूंगा, टीडीएस का सेक्शन है, वहां जाके लिखी हुई है। दिखाऊंगा आपको, दिखा देता हूं। चलिए मैं आपको वो सेक्शन दिखा देता हूं। सर इसको छोड़ दो एक बार, यहां से ये सेक्शन आपने अभी पढ़ा है, ये वाला सेम पॉइंट है, प्रोवाइजो। सेक्शन 2011 प्रोवाइड दैट इफ एन एसएससी फेल्स टू डिडक्ट टीडीएस या आफ्टर डिडक्शन fails to pay TDS, then he shall be deemed to be SSC in default under section 222 and 221. 201 जो TDS का सेक्शन है वो ये कहता है कि अगर कोई एसएससी TDS काटने में फेल हो जाए या काट ले लेकिन जमा करवाने में फेल हो जाए तो उसे सेक्शन 220 और 221 के अकॉर्डिंग एसएससी इन डिफॉल्ट मान लिया जाता है। ठीक है, फिर वो कहता है इट इज वेल एस्टेब्लिश्ड लॉ, logic laid down by various courts that the deductor shall be treated as an assessee in default. Deductor shall be treated as an assessee in default only if deductor fail हो जाए टीडीएस काटने में और डिडक्टी टैक्स भी जमा ना करवाए। सर ये कोई सेक्शन में नहीं लिखा, ये कह रहा है वेल एस्टेब्लिश्ड। सर लॉजिक कह रहा है, लॉजिक यही है कि एक आदमी को एसएससी इन डिफॉल्ट तभी मानो जब वो भी टीडीएस ना काटे और सामने वाला भी जमा ना करवाए। अगर सामने वाला टैक्स दे देता है तो उसे टीडीएस, उसे एसएससी इन डिफॉल्ट क्यों मानते हो? आपने उसे क्यों बोला कि तू टीडीएस काट? क्योंकि सामने वाला टैक्स जमा नहीं करवाएगा, वो टेंशन है। अगर सामने वाले ने जमा करवा दिया तो आप क्यों कह रहे हो एसएससी इन डिफॉल्ट? तो ये कह रहा है इट इज वेल एस्टेब्लिश्ड लॉ लेड डाउन बाय वेरियस कोर्ट्स दैट डिडक्टर को तब भी एसएससी इन डिफॉल्ट बोलो जब वो फेल हो जाए टीडीएस काटने में और जो पेई है, डिडक्टी है, जिसका टीडीएस काटना था यानी कि उस जर्मनी वाले का, वो भी जमा ना करवाए। ठीक है, Therefore, deductor cannot be treated as SSC in default, जहां पर डिडक्टर तो फेल हो गया लेकिन डिडक्टी टैक्स काट पे कर देता है डायरेक्टली। अगर डिडक्टी पे कर दे डायरेक्ट टैक्स तो फिर डिडक्टर को क्यों कह रहे हो आप कि वो SSC in default है? ये अमेंडमेंट हुई है, ये अमेंडमेंट, नाउ दीज अमेंडमेंट आर ओनली फॉर रेजिडेंट डिडक्टी एंड आर नॉट एप्लीकेबल। ये लाइन काट दो आप लोग। अभी कहना कि
जो अमेंडमेंट है वो क्या थी बताऊंगा आपको, अभी सुनो। कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड, क्या कंडीशन है वो देखो। दो कंडीशन है, जो पेई है यानी कि जिसको मिल रहा है वो अपनी रिटर्न फर्निश करेगा 139(1), यानी जर्मनी वाला अपनी रिटर्न फाइल करेगा, वो उसको एज ए इनकम में दिखाएगा। जो इंटरेस्ट आपने दिया है, ही हैज टेकन इनटू अकाउंट सच सम, यानी कि इंटरेस्ट फॉर कंप्यूटिंग इनकम इन सच रिटर्न ऑफ इनकम। उसने उस इंटरेस्ट को अपनी इनकम दिखाई है और उसने टैक्स भी पे किया है, उसने टैक्स भी पे किया है। तो तीन बातें वहां थी, मैंने तीन बातें बता दी आपको। पेई को एक तो रिटर्न फाइल करनी है, अपनी इनकम मानना है उस एक्सपेंस को, इंटरेस्ट को, और उसे उसके ऊपर जो टैक्स बनता है वो पे करना है। पेयर जो है वो एक सर्टिफिकेट फर्निश करेगा फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट इन फॉर्म सच में प्रिस्क्राइब, उसे सर्टिफिकेट देना है, बस ये कंडीशन पूरी करनी है। बोलो प्लीज, क्लियर और नॉट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। हाँ जी सर, प्लीज टेल मी क्लियर और नॉट क्लियर, बताइए। मैं अमेंडमेंट क्या हुई थी वो बताऊंगा। ये फाइनेंस एक्ट 2019 से आया है, ये अमेंडमेंट है, लेकिन एग्जैक्टली पूरी अमेंडमेंट क्या थी जब सेक्शन पूरा खत्म होगा तब बताऊंगा, पहले यहां तक बताओ। क्लियर? अब सुनो सेक्शन 40A(IA). 40A(IA) बहुत ही सिंपल सेक्शन है। आप एक बार इस 30% ऑफ को भूल जाओ, एक बार इसे भूल जाओ। ये सेक्शन कहता है अगर कोई सम पेबल है टू रेजिडेंट, ऊपर वाले में क्या लिखा था, अगर आप कोई सम पे करते हो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी या आउटसाइड इंडिया, यहां कह रहे रेजिडेंट को पे किया है। अच्छा एक बात बताओ, ऊपर वाले केस में मुझे एक बात बताओ, अगर एक बंदा टीडीएस नहीं काटता तो उसे डिडक्शन नहीं मिलेगी, सामने वाला भी जमा नहीं करवाता, मान लो एक बंदा टीडीएस नहीं काटता, उसे डिडक्शन नहीं मिलेगी? सर नहीं मिलेगी। कितने परसेंट नहीं मिलेगी? सर पूरी डिडक्शन नहीं मिलेगी। 100% डिडक्शन डिसअलाउड है, 100% डिसअलाउड है। यस, बिल्कुल सही बात है, 100% डिसअलाउड है। अगर मैंने इंटरेस्ट की पेमेंट करी है 40,000 रुपए की और मैं टीडीएस ना काटूं और ना डिडक्टिव उस पर टैक्स दे, तो मुझे 40,000 रुपए का डिडक्शन नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन जब यही बात हम रेजिडेंट के लिए पढ़ते हैं, मतलब अगर यही पेमेंट आप रेजिडेंट को करते हो, तो अगर आप टीडीएस नहीं काटते हो या जमा नहीं करवाते हो तो भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, मैंने बोला भाई ऐसा क्यों? एक बंदा फॉरेनर है, एक बंदा इंडिया से बाहर है, आप समझ सकते हो कि कल को वो टैक्स नहीं देगा तो चल तेरे को पकड़ लेते हैं। यार इस बार तो इंडिया में बंदा रेजिडेंट है, अब मुझे क्यों पकड़ रहे हो? बोले भाई पकड़ेंगे, लॉ है, लॉ ने बोला तू जिसको पेमेंट करेगा तू टीडीएस काट। हाँ, लेकिन फर्क ये रख दिया कि अगर वो इंडिया से बाहर वाला है, यानी कि 40A वाला पॉइंट है ऊपर वाला, तो डिडक्शन पूरी ही नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हो और आपने टीडीएस नहीं काटा या फिर काट के जमा नहीं करवाया, तो 30% की डिसअलाउ मिलेगा, 30% की डिडक्शन नहीं मिलेगी, 70% तो मिल ही जाएगी। 70% की डिडक्शन तो मिल ही जाएगी, खाली 30% को नहीं देंगे। सेक्शन बिल्कुल वही है जो ऊपर लिखा है, एब्सोल्युटली सेम, इसके अलावा कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। मैं बताता हूं कैसे। ऊपर आपने पढ़ा कि अगर आप पेमेंट करते हो इंडिया से बाहर या इंडिया में करते हो किसी नॉन रेजिडेंट को या किसी फॉरेन कंपनी को, तो आपको 100% डिडक्शन नहीं मिलेगी, पूरी डिडक्शन नहीं मिलेगी। यहां क्या कहता है, अगर आप पेमेंट करते हो किसी रेजिडेंट को, रेजिडेंट पेई को, तो आपको 30% डिडक्शन नहीं मिलेगी। ऊपर लिखा था क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको टीडीएस अगर नहीं काटोगे या काटोगे लेकिन जमा नहीं कराओगे तो नहीं मिलेगी। यहां भी ये लिखा है कि ये 30% डिडक्शन आपको तब नहीं मिलेगी अगर आपने उसके ऊपर टीडीएस नहीं काटा या काटा लेकिन जमा नहीं कराया। ऊपर लिखा था हाउएवर, अगर आपने लेट जमा करवाया या लेट काटा, लेट जमा करवाया, लेट काटा, चाहे टाइम पे जमा करवाया हो लेकिन लेट काटा, एक भी फॉल्ट किया, तो आपको डिडक्शन उस साल मिल जाएगी जिस साल आप एक्चुअली डिपॉजिट करवाओगे। सेम बात यहां भी लिखी है कि अगर आपने टीडीएस लेट काटा या लेट जमा करवाया, फिर डिडक्शन उस साल मिलेगी जिस साल आप उसे जमा करवाओगे। और जो प्रोवाइडेड दैट नीचे आपने पढ़ा फाइनेंस एक्ट 2019 का नया, वो भी यहां लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा था, अगर आपने पेमेंट करी लेकिन टीडीएस काटना भूल गए, अगर आपने पेमेंट करी लेकिन टीडीएस काटना भूल गए, टीडीएस को जमा करवाना भूल गए, लेकिन डिडक्टी ने, पेई ने वो टैक्स जमा करवा दिया,
वो 3 कंडीशन पूरी कर दी कि उसने वो इनकम भी मान ली, टैक्स भी जमा करवा दिया और उसके ऊपर रिटर्न भी फाइल कर दी, आपने भी सर्टिफिकेट जमा करवा दिया, तो ऐसा मानेंगे आप असेसी इन डिफॉल्ट नहीं हो और आपको डिडक्शन मिल जाएगी। याद आया? आपको डिडक्शन मिल जाएगी उस ईयर में जिस ईयर में वो रिटर्न फाइल करेगा। सेम बात यहां भी लिखी है, सेम बात यहां भी लिखी है कि अगर आपने किसी को पेमेंट करी और आप टीडीएस काटना भूल गए, टीडीएस काटना भूल गए, लेकिन उस बंदे ने आगे जमा करवा दिया, उस पर टैक्स पे कर दिया, उसे अपनी इनकम मान लिया, रिटर्न फाइल कर दी और आपने सर्टिफिकेट दे दिया, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी एब्सोल्युटली सेम। अगर डिफरेंस की बात करूं तो सिर्फ ये डिफरेंस है, ऊपर 100% डिडक्शन नहीं मिलती, नीचे 30% नहीं मिलती, ये डिफरेंस है, बाकी तो सारा सेम है। 30% of any sum payable to resident on which tax is deductible at source under section 192 to 194 LA। ऊपर ये लाइन नहीं है, ऊपर वो किसी भी पॉइंट के लिए कह रहा है, लेकिन नीचे कह रहा है क्योंकि अब नीचे आप रेजिडेंट को पे कर रहे हो, इंडिया में पे कर रहे हो एक तरह से, मतलब इंडिया से बाहर भी हो सकता है, लेकिन रेजिडेंट को पे कर रहे हो, रेजिडेंट को पे कर रहे हो, तो नीचे वो कह रहा है कि आपने ऐसा सम पे किया है जिसके ऊपर टीडीएस कटना है 192 से लेकर 194 LA के अंदर, तो शेल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन, आपको उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। शेल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन इन द प्रीवियस ईयर इन विच एक्सपेंस इज इनकर्ड, हम नहीं देंगे। क्यों? अगर आपने टैक्स नहीं काटा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, सेम टाइम लिमिट 31 मार्च तक, और अगर काटा लेकिन आपने टाइम पे जमा नहीं करवाया, मतलब 31 जुलाई तक, बिल्कुल सेम टाइम लिमिट, तो नहीं मिलेगी। और अगर आपने काटा भी और जमा भी करवाया लेकिन लेट करवाया, तो जिस ईयर में आपने करवाया उस ईयर में दे देंगे 30% की डिडक्शन, क्योंकि हम डिसअलाउ भी तो 30 कर रहे हैं, फिर उस ईयर में 30% की डिडक्शन दे देंगे। और नीचे प्रोवाइडेड दैट में सिंगल लाइन सेम है, वही सब कुछ लाइनें सेम है सर, वही लाइनें बिल्कुल सेम है, आप पढ़ के देख लो सर क्लियर हुआ है नहीं हुआ, बताओ। अब मैं आपको थोड़ा सा यहां पे दिखाता हूं सेक्शन 40A एंड 40AIA, सेक्शन 40A एंड 40AIA A में पेमेंट या तो आउटसाइड इंडिया होती है या इंडिया में बट नॉन रेजिडेंट को, 40AIA में पेमेंट रेजिडेंट को होती है। डिसअलाउंस 100% है, डिसअलाउंस 30% है। कंडीशन टीडीएस काटना है, डिपॉजिट करवाना है, सेम यहां पर है। हाउएवर लेट काटोगे, लेट डिपॉजिट करवाओगे तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी उस ईयर में जिस ईयर में आप डिपॉजिट करवाओगे, सेम कंडीशन यहां पर है। और एक प्रोवाइजो है, वो भी दोनों केस में एप्लीकेबल है, वो भी दोनों केस में एप्लीकेबल है। यस सर मैंने 40A भी करवा दिया आपको और 40IA भी करवा दिया, पर एक बात बताऊं, अब मुझे कुछ बताना है आपको, और वो बताना ये है, अब मुझे कुछ बताना है आपको, बताना ये है कि वो अमेंडमेंट कैसे हुई। सर सुनिए, अब आपके वैसे अगर अब मैं जो बताने वाला हूं अगर आप इसको नहीं भी ध्यान देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि मैं तो आपको लॉजिक देने वाला हूं। पहले क्या था अब क्या है मैंने तो बता दिया, आज क्या है वो तो मैंने पूरा बता दिया। सर पहले ना जो सेक्शन 201 था ना, आइए दिखाता हूं, ये सेक्शन जो था ना 201, उसमें यह लिखा था कि अगर कोई बंदा टीडीएस काटना भूल जाए, ध्यान देना, अगर कोई बंदा टीडीएस काटना भूल जाए लेकिन सामने वाला जो डिडक्टी है, पेई है, वो अपनी इनकम मान ले, वो अपनी रिटर्न फाइल कर दे, वो उसके ऊपर टैक्स फाइल कर दे, तो इस बंदे को जो भूला है उसे भूला नहीं मानना चाहिए, उसे यह मानना चाहिए कि उसने टीडीएस काटा है। लेकिन यह बात पहले सिर्फ रेजिडेंट के लिए लिखी हुई थी, यह बात पहले सिर्फ रेजिडेंट के लिए लिखी हुई थी। यह लिखा हुआ था कि अगर कोई बंदा रेजिडेंट को पेमेंट करता है, यानी कि नीचे वाले पॉइंट 40AIA के लिए लिखी हुई थी। यह प्रोवाइजो जो है ना 40AIA में ऑलरेडी था, 40A में ऊपर नया आया है, ऊपर नया आया। वो ऊपर नया क्यों आया वो बताता हूं आपको। 40AIA में लिखा हुआ था, सिर्फ यह लिखा था कि अगर आपने रेजिडेंट को पेमेंट करी है, वो बंदा अगर टाइम पे टैक्स जमा करवा दे, मतलब अपनी रिटर्न फाइल कर दे, टैक्स जमा करवा दे, सब कुछ कर दे, तो आपको असेसी इन डिफॉल्ट नहीं मानेंगे। लेकिन यह बात नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं थी, इसलिए नॉन रेजिडेंट के केस में ऊपर प्रोवाइजो नहीं था। हम जब पहले पढ़ाया करते थे तो हम बोला करते थे, मतलब फाइनेंस एक्ट 2019 से पहले जब हम पढ़ाया करते थे तो हम ऐसे बोला करते थे, देखो अगर नॉन रेजिडेंट का केस है, यानी कि 40A का केस है,
आपने पेमेंट इंडिया से बाहर करी है या पेमेंट नॉन रेजिडेंट को करी है या फॉरेन कंपनी को करी है, तो भाई सुनो, आपको टीडीएस काटना ही पड़ेगा और जमा करवाना ही पड़ेगा, वरना डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये कोई बात नहीं होगी कि उसने जमा करवा दिया तो आप मेरे से क्यों मांग रहे हो, ये कोई बात नहीं होगी, ऐसी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। वो चाहे जमा भी करवाए टैक्स और चाहे सब कुछ करे, तेरी डिडक्शन मारी जाएगी, तुझे एसएससी इन डिफॉल्ट मानेंगे हम, तेरी डिडक्शन गई। लेकिन जब रेजिडेंट की बात आया करती थी तो हम क्या कहा करते थे, जब रेजिडेंट की बात आती थी हम क्या कहते थे कि अगर वो बंदा टैक्स जमा करवा देगा तो तेरे को माफ कर देंगे। अब चेंज क्या हुआ, इनकम टैक्स ने चेंज क्या किया, इनकम टैक्स ने ये बात सेक्शन 201 में लिखी है, ये बात सेक्शन 201 में लिखी है कि 3 कंडीशन अगर पूरी कर दे पेई और पेयर 1 कंडीशन पूरी कर दे तो उस बंदे को एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं मानेंगे। आपने पढ़ा ना, वहां पर पुराने जमाने में 201 में लिखा था कि अगर रेजिडेंट पे ही ये 3 कंडीशन पूरी कर दे, रेजिडेंट पे ही 3 कंडीशन पूरी कर दे तो हम नहीं मानेंगे। इसलिए ये एप्लीक प्रोवाइजो सिर्फ रेजिडेंट वाले के लिए एप्लीकेबल था। इस साल, मतलब इस साल क्या बोल रहा हूं, फाइनेंस एक्ट 2019 में एक अमेंडमेंट हुई और उन्होंने उस 201 सेक्शन में से रेजिडेंट वर्ड हटा दिया। उन्होंने बोला कि जिसको पेमेंट की गई है अगर वो ये कंडीशन पूरी कर दे, चाहे वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो। अब उन्होंने वो रेजिडेंट वर्ड हटा दिया और बोला अगर वो बंदा ये कंडीशन पूरी कर दे, चाहे वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, डिडक्शन इसको हम दे देंगे, इसे एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं मानेंगे और इसको हम डिडक्शन दे देंगे उस ईयर में जिस ईयर में उसने रिटर्न फाइल करी होगी। जैसे उन्होंने वो रेजिडेंट वर्ड हटाया तो अब इसका मतलब निकल गया कि डिडक्टी चाहे नॉन रेजिडेंट भी क्यों ना हो, तो फिर ये प्रोवाइजो आपको ऊपर लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ऊपर नॉन रेजिडेंट है, इसलिए ये नया पॉइंट ऊपर आ गया। 201 में सिर्फ पहले लिखा होता था कि रेजिडेंट ही अगर ये कंडीशन पूरी करे तो ही डिडक्टर को माफ किया जाएगा। जैसे ही उन्होंने रेजिडेंट हटा दिया, मतलब बन गया कि रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट दोनों में से जो भी वो कंडीशन पूरी करे डिडक्टर को माफ किया जाएगा। डिडक्टर ऊपर वाले केस में नॉन रेजिडेंट से डील कर रहा है, डिडक्टर नीचे वाले केस में रेजिडेंट से डील कर रहा है, दोनों के लिए हो गया, तो प्रोवाइजो ऐड कर दिया गया नया। इसी वजह से ये प्रोवाइजो नया इंट्रोड्यूस किया गया, ये प्रोवाइजो नया इंट्रोड्यूस किया गया। प्लीज टेल मी क्लियर और नॉट क्लियर। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करवा देता हूं, ये वाला, ये वो 30% वाला है, 30% वाला है, छोटा सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको अब आ गया है सारा कुछ, बस मुझे ऐसे थोड़ा बताना है। देन एकेसी कंपनी, अमित कुमार क्लासेस कंपनी के पास एक टीचर है अमित कुमार। एकेसी कंपनी के साथ अमित कुमार पढ़ाता है, वो अमित कुमार को पेमेंट करते हैं 10 लाख रुपए की। सर अमित कुमार रेजिडेंट है, ठीक है सर रेजिडेंट है, इसका मतलब ये सेक्शन 40A(IA) हो गया, हाँ, और ये पेमेंट जो है 194J सेक्शन में टीडीएस के लिए लायबल है। एकेसी कंपनी का फर्ज बनता है कि जब वो ये पेमेंट करते हैं तो 194J में टीडीएस काटे, 194J के सेक्शन में टीडीएस काटे जिसका रेट 10% है। तो भाई फंस गए। अब एकेसी कंपनी को 40A(IA) को पूरा करना पड़ेगा, टीडीएस कटना चाहिए। पेमेंट करी गई अमित कुमार को 7 लाख रुपए की, सॉरी पेमेंट 10 लाख की करी गई है, लेकिन मान लीजिए एकेसी कंपनी ने टीडीएस नहीं काटा, सपोज फेल हो गया एकेसी कंपनी टू डिडक्ट टीडीएस, टीडीएस काटने में फेल हो गए, तो सर एकेसी कंपनी को जिन्होंने 10 लाख रुपए का एक्सपेंस किया है, 10 लाख की डिडक्शन नहीं 7 लाख की मिलेगी, 30% का डिसअलाउड हो जाएगा। और अगर ये मिस्टर अमित कुमार नॉन रेजिडेंट होता तो पूरे 10 लाख का डिडक्शन नहीं मिलता। अभी 7 लाख का मिल रहा है, 3 लाख का नहीं मिल रहा, फिर पूरे 10 लाख का नहीं मिलता अगर ये अमित कुमार नॉन रेजिडेंट होता। इन फ्यूचर एकेसी अगर ये टैक्स काट ले या डिपॉजिट काट कर दे तो जिस ईयर में डिपॉजिट करवाएगी उस ईयर में वो 3 लाख की डिडक्शन भी मिल जाएगी। प्लीज टेल मी क्लियर और नॉट क्लियर। अब जो मैं दिखा रहा हूं वो तो आपको आता ही है। एकेसी कंपनी ने अमित कुमार को 10 लाख की पेमेंट करी, टीडीएस काटना था, डिपॉजिट करवाना था, लेकिन भूल गए, लेकिन अमित कुमार ने टैक्स जमा करवा दिया, इनकम मान लिया, रिटर्न फाइल कर दी, तो इस केस में एकेसी कंपनी ने टैक्स काट लिया है, यह मान लिया जाएगा। एकेसी कंपनी को एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा और टैक्स काट लिया। अब ये अमित कुमार चाहे रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट, ये बात दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ये वाला पॉइंट दोनों के लिए एप्लीकेबल है। प्लीज टेल मी द कंसेप्ट इज क्लियर और नॉट क्लियर। आई होप आप लोगों को यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यस, आई होप इट इज क्लियर। हाँ जी तो ये मैंने आपको पूरा करवा दिया।